व्यंग्यकार, कथाकार और उपन्यासकार डॉक्टर सूर्य बालाजी हिंदी साहित्य जगत की एक प्रमुख लेखिका हैं। आज सुनिए उनकी कहानी सौगात मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। बाबूजी, दरवाजे पर बहू ने खटका मारा था। आया। इनके दफ्तर के कुछ लोग आए हैं, कुछ नमकीन वगैरह चाहिए था। अच्छा, पैसे लाऊं क्या? फिर जल्दी से जोड़ा था, टूटे तो ना होंगे मेरे पास? रहने दो, हैं मेरे पास। अच्छा, आवाज़ चहकी थी। तो एक पैकेट चाय और 2 टिक्की कपड़े धोने का साबुन भी। ठीक है। खूंटी पर टंगा कुर्ता उतारा, पैसा देखने के लिए जेब टटोली तो कुछ रेजगारियाँ बचीं, लेकिन बहू ने चाय और साबुन की टिक्की भी तो। संदूक ही खोलना पड़ेगा। कोने में रखी चप्पलें पहनने लगे तो एक चप्पल धूल से अटी मुकद्दरों की जोड़ी के पीछे सड़क गई थी। किसी तरह जोड़ी थोड़ी बहुत खिसका कर चप्पल खींची। बहू थैला थमाकर चली गई। 25 साल पहले रेवती जो थैला देती थी उस पर फॉरगेट मी नॉट कढ़ा होता था। कसरत करने का ही उन्हें क्या कुछ कम शौक रहा? मुंह अंधेरे में मुकद्दरों की जोड़ी भांज 10-20 बैठियाँ लगा लेते। उसके बाद नहा धोकर खुद ही 11 दाने काली मिर्च, 4-6 बादाम और थोड़ी सी किशमिश के साथ घोंट लेते। यही पीकर ट्यूशन पर निकल जाते। उस ज़माने में इतने का जुगाड़ मुश्किल ना होता। बाकी तंदुरुस्ती की देखभाल चूल्हे पर सिकी गरम गरम कुरकुरी रोटियां, हींग जीरे से बघारी दाल और बैगन या तरोई की सब्जी से हो जाती। सुबह ट्यूशन पर जाते समय ही रेवती थैला थमा देती और उस थैले पर फॉरगेट मी नॉट कढ़ा होता। खट खट खुट खुट खुड़ुक खुड़ुक, वही मोटा वाला पुचकटा चूहा है शायद। कभी मुकद्दरों की जोड़ी को कुतरता है, कभी हारमोनियम के सड़े बक्से को। वहीं तखत के नीचे रखा है ना हारमोनियम। बड़ा शौक था उन्हें तरह तरह की धुनें निकालने का। राग देश, राग अलहिया, बिलावल, खमाज, सा रे गा मा पा ध नी सा, नाथ अनाथन की सुध लीजो, होरी फाग धमार, हो जिंदारो रंग मानो गिरधारी मोरी बात। कॉपी थी ना, वो मोटी सी दफ्ती की जिल्द मड़ी कॉपी। कितने राग, धुन, गाने का समय सब लाल नीली स्याही से संवार संवार कर लिखे थे उसमें। होगी तो यहीं कहीं, हाँ, कागज़ पत्रों वाली संदूकची में। उन्होंने तखत के नीचे से धीरे धीरे संदूकची खींच ली। चारों तरफ एक के बाद एक कागज़ पत्तर छितराने लगे और मिल गई। हाँ, मिल गई। पन्ने उलटते चले गए। भूपानी, केदारा, भैरवी और हठात। हाथ जड़ से रह गए। बीच वाले पृष्ठ पर छोटी सी फोटो थी रेवती की। वे अपलक स्तब्ध देखते रह गए। याद आया, ये फ़ोटो उन्होंने तब खिंचवाई थी जब दूसरी बार उसे मायके से विदा करा के ला रहे थे। बीच में फोटोग्राफर की दुकान दिखी तो उनका मन चल गया था। इक्का रुकवा कर उतर पड़े और बड़े मातबरी अंदाज में सिकुड़ी सिमटी बैठी रेवती को भी उतर आने को कहा था। डर था कहीं कोई गंवारू हरकत ना कर बैठे, पर आशा के विपरीत उन्होंने और फोटोग्राफर ने जैसे जैसे कहा रेवती करती चली गई। सिवा एक चीज़ के, उनके और फोटोग्राफर के लाख कहने पर भी उसने पूरी कोशिश की, पर कैमरे की ओर सीधी आंखें उठाकर नहीं देख पाई। उठाने के साथ ही पलकें झुक जाती। अंत में एकाएक फोटोग्राफर ने जोर की ताली बजाई। रेवती की आंखें चौंक कर उठीं और क्लिक। उसने कैमरे का बटन दबा दिया, जैसे उन आंखों की सारी मासूमियत और हैरानी कैमरे में कैद करके उसने कोई बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया हो। उन्होंने फिर से फोटो के चिकने कागज को छुआ। काली मखमली बेलों वाली साड़ी पहनी थी रेवती और झालर लगी बाहों वाला जंपर पत्ती काढ़कर संवारे गए बालों के बीचों बीच झूलता बड़ा सा मांग टीका था। चूड़ियों का रंग फोटो में नहीं उतरा, पर उन्हें याद है। हल्की कास्नी चूड़ियाँ थीं, आगे पीछे रवेदार कंगन। धुंधली आंखों के कैमरे में 25 सालों की बेतरतीब रील बिखरी पड़ी थी। पैरों में गहरी पायल डाले छुनन छुन, इस कोठरी से उस कोठरी अम्मा के पीछे पीछे आती जाती गृहस्थी की सास संभार सीखती रेवती। सुबह उजास फूटने से पहले ही पूजा घर से अम्मा का गीत गूंजता और पीछे पीछे बड़े मनोयोग से सीखती रेवती की आवाज़, यानी ठाकुर जी लोग जागने लगते। जागिए रघुनाथ कुंवर, पंछी बन बोले, क्योंकि चंद किरण मलिन हो रही होती, पुष्पों से सुवास फूट रही होती। सो जागिए रघुनाथ कुंवर। फिर आचमन, अक्षत
आरती तुलसी जी की, गोपाल जी की, भैरवनाथ की। बत्ती ऐसे 5 सूत की बनानी चाहिए, अम्मा सिखाती। तब तक सूरज की कलंगी छत की मुंडेरों पर उगने लगती। फौरन बाल सूर्य को पीतल के चमचमाते लोटे से जल चढ़ाने रेवती जीना चढ़ने लगती। अम्मा का आदेश था, सीढ़ियों पर छुनन छुन्न वे समझ जाते तो सुबह हो गई। बाबूजी, दूध का लोटा रखा है सीढ़ियों पर। हाँ, जाता हूँ लाने। हाँ, 25 साल पहले रेवती इसी लोटे से सुबह बाल सूर्य को जल चढ़ाने के लिए जीना चढ़ती थी। छुन छुन छुन। मनोहर के जन्म के बाद रेवती उन्हें ज़्यादा ही अपनी लगने लगी थी, शायद इसलिए कि अब वो पहले की तरह इतनी दूर दूर छिटकी सकुचाई सी नहीं रहती। मनोहर को बहलाती फुसलाती, मोजे टोपी बुनती, उनके आसपास बनी रहती। मनोहर सो जाता तो उनके पास ही लिटा जमीन पर बैठी उसके कुर्ते में बटन टाँकती या चूल्हे की चिंगारी से छिदी हुई अपनी धोती को रफू करती होती। खर्च वर्च का हिसाब भी करती और उनके कुर्ते या बनियान फट जाने की शिकायत भी। एक बार वे नहीं माने, कई छेद वाली बनियान ही पहनने लगे थे। रेवती ने चुपके से पीछे उंगली डालकर उनके पहनते पहनते बनियान पूरी फाड़ दी थी। उन्हें एक क्षण तो गुस्सा आया था, पर उसके चेहरे की ओर देखते ही उन झपकती हंसती आंखों में डूब गए थे। फिर भी उसे पास खींचकर दिखावटी गुस्से से पूछा था, अब तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? डर? तुमसे? तुम्हारे पास आकर तो मुझे मौत का भी डर नहीं रह जाता। वो हंस पड़ी थी। धक। जाने क्यों दिल बुरी तरह धड़क उठा था। ये क्या हो गया है रेवती को? कहाँ हास परिहास, कहाँ मौत की बात, मजाक में भी क्यों? और ये पहली बार नहीं था। इधर जब तक वो ऐसा ही कुछ कह पड़ती, कह नहीं पड़ती, जैसे अपने आप मुंह से निकल पड़ता हो। पता नहीं, शायद 6 महीने पहले ही माँ की मृत्यु की वजह से खिंचे सन्नाटे की वजह से। पहली बार इतने पास से घटती मौत को देखा है। वो सारा हादसा इसकी आंखों से शायद टलता नहीं। सारे दिन अकेली अकेली काम निपटाती उदास हो जाती है। कभी अकेली रही नहीं ना, पर अकेलापन तो अड़ोस पड़ोस में बैठकर बहलाया जा सकता है। और कुछ नहीं तो औरतें मुंडेर पर खड़ी खड़ी ही सास ननद की 4 खरी खोटी सुनाकर बदकचरा कर लेती हैं। 4 औरतें जहाँ जुड़कर बैठ जाएं, वहाँ बातों का भला कोई निस्तार है? पर उसके तो कामों का ही निस्तार नहीं था। काम निपट जाता तो उनके पास आ ही लगती। कभी बाहर जाने के लिए खूंटी से कुर्ता उतार रहे होते कि आ जाती। कहाँ जाते हो, घर ही रहो ना। वे खींचते, कभी चिढ़कर कहते, अजीब औरत है, मर्द कोई घर गुस्सू होता है। मैं भला सारा समय घर में रहकर क्या करूँगा? सारा समय तुम घर में रहते ही कब हो? आंखों में खटमीठा उल्हाना होता, पर होंठों की हंसी में अवसाद की नमी। वे हार मान कर कुर्ता वापस खूंटी पर टांगाते। उन दोनों उसे एक और हट सवार हो गया था। सब कुछ तो ठीक ठाक चल जाता है, एक ट्यूशन छोड़ दो ना। वे हंसते। औरत की बुद्धि ही कितनी, मर्द आगे तक की सोचता है। कभी चिढ़ाते भी, बाप रे, देखने में कैसी सीधी संतनी सी। वो जो अम्मा कहती थी, बाउर पर मर्द को बस में करने का मंत्र घुट्टी में पीकर आई है, एकदम पालतू बनाकर आंचल के टोके से बांध रखना चाहती है। वो वैसी ही चुप रह जाती। बाउर सी ही तो और माया उपजती। ऐसे ही एक बार पास बुलाकर पूछा, इतना ज़्यादा अपने पास रखकर क्या करेगी मुझे, हैं? क्या जानूं। उसकी आंखों में अनजाने भरे भरे से बादल तैरे थे। पर जाने क्यों, जब तब मुझे लगता है पता नहीं कितने दिनों की ज़िंदगी परमात्मा से मांगे मिली है, तो मन करता है कि सारे दिन पास ही रहो। धक। फिर वही। रात को तुलसी के चौरे पर दिया बार कर ठाकुर जी लोगों को सुलाने जाती, ठीक वैसे जैसे अम्मा जी ने सिखाया था। राधा कृष्ण सिंहासन पर ही, बाकी शंकर पार्वती गणेश चारपाई के एक तरफ, ठाकुर जी लक्ष्मी जी दूसरी तरफ। चारपाई एक ही थी ना ठाकुर जी लोगों के पास, सब एक ही खाट पर आड़े बेड़े। वे अक्सर देखकर रेवती को खिजाते। अब जल्दी हमारी भी ऐसी ही नौबत आने वाली है। ये वही समय था जब वो दूसरे बच्चे से थी। शुरू के दिनों में उसे काफ़ी तकलीफ़ रही, चक्कर आते, शरीर पसीना पसीना होने लगता, पर सब कहते नाल बदल रही है, इस बार लड़की है। वैसे भी वे तो जाने पहचाने लक्षण हैं, कम ज़्यादा सभी को। पर काम तो जैसे भी होता है सब निपटाती, उनका ख्याल भी वैसे ही, बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा।
घर गृहस्थी के प्रति ज़्यादा ही चौकस हो गई थी। उनका धोया धाया कुर्ता खूंटी पर ही टंगा मिलता, धोती सुखाकर तहाई हुई, कॉपियाँ जांचने की लाल नीली पेंसिलें, स्याही के दवात, किताब चौकी पर हमेशा की तरह करीने से सरियाई हुई मिलती। एक दो बार जनाने अस्पताल में दिखा लाए थे, फिर भी मन में कभी कभी लगता, माँ होती तो कुछ जानती समझती, कुछ हेज हिफाजत करती। अब वे ये सब क्या जाने। हफ्ते 10 दिन पहले सकुचाते हुए रेवती से कहा, मैं तो कुछ ज़्यादा जानता नहीं, अब तो कुछ ही दिन बचे हैं, तुम बता दो तुम्हें कैसे क्या चाहिए। तुम तुम आस पास रहना बस। उसके पपड़ाए होंठों पर बहुत उदास मुस्कान आई थी। और जब समय आया तो मिडवाइफ ने कहा, बच्चा बड़ा है, अस्पताल ले जाना होगा। रास्ते में उसने फिर कहा था, तुम मेरे पास रहोगे ना, रहना। थैला बहू को थमा दिया और कोने में आकर चप्पलें निकालने लगे। चप्पलें इस बार टूटी तो मैकू ने खूब मोटी मोटी पुख्ता सिलाई कर दी थी। भद्दा लग रहा है भाई, कहकर टोकने पर खीसे निकाल कर बोला था, अरे ऐसी पक्की सिलाई कर दी है मास्टर जी कि समझो जिंदगी भर का इंतजाम होएगा। पर जाने क्यों वो चप्पल पहनते ही उन्हें एक कचोट सी होती, जैसे उसके मन के खिलाफ कर रहे हों, उसका मन दुखा रहे हों। बहुत पहले एक बार जब वो थी, चप्पलें टूट गई थीं तो कुछ ऐसी ऊपर की बखिया लगा दी थी मोची ने, उन्हें कुछ नहीं लगा। पर पहनकर आए तो रेवती जैसे उन चप्पलों को देखकर आहत सी हो गई थी। ये उखड़ी सिलाई वाली टूटी सी चप्पल पहनकर तुम्हें कहीं नहीं निकलना है। क्यों नहीं निकलना है, धौंस है तुम्हारी। वे आम मर्दों की तरह उखड़े थे। तुम तो नाराज होते हो। नाराजगी की बात ही है, आखिर कुछ कारण भी तो हो। कारण बस यही है कि इन्हें तुम्हें पहने देखकर मेरा मन दुखता है। वारे तुम्हारा मन, 2 आने सिलाई देकर आया हूँ इन्हें फेंक देने के लिए, बस कह ही गए थे, नहीं तो मन था कि जैसे पिघलता जा रहा था। फेंकोगे क्यों, लाओ मुझे दो, मैं किसी गरीब दुखिया को दे दूंगी। रेवती की तिरही के बाद वे फिर पूरे जीवन से अपने जीवन संग्राम में जुट गए थे। नाते रिश्तेदार कच्ची गृहस्थी लुट जाने पर अपनी अपनी शक्ति भर सहानुभूति और दिलासा दे देकर जा चुके थे। अब उन्हें फिर से स्कूल जाना था, मनोहर को भी देखना था और सुनसान भाई भाई करते घर की भी देखभाल करनी थी। रसोई में जाते चूल्हा चौका बर्तन रेवती के बैठने की पीढ़ी देखते और लौट आते। कमरों में जाते तो भी वहीं कहीं चोटी का लाल फीता, कहीं पुराना लेसदार जंपर, कहीं कढ़ाई की गुच्छियाँ और कहीं हरी कासनी की चूड़ियों के 1-2 टुकड़े। मनोहर को पहले अड़ोस पड़ोस में कभी किसी को कभी किसी के घर बारी बारी से रख कर जाते, पर ऐसे कब तक चलता। फिर अपने साथ स्कूल ले जाने लगे। वहाँ भी कभी जिस किसी मास्टर का घंटा खाली होता उसके साथ, कभी स्कूल के कैंटीन वाले के पास बिस्कुट लेमन जूस देकर बहलाए रखने को कहते। रिसेस में खुद अपने साथ लाकर खिला पिला देते। लौटते समय रास्ते से कुछ साग सब्जी लेते आते, जैसा कुछ बन पाता छौंक बना लेते। चिंता बस मनोहर के लिए होती। अबोध कच्चा मन, क्या जाने कब अंदर अंदर माँ को बिस्कुता हो, जाने क्या सोचता हो। हर समय यही उद्विग्नता घेरे रहती। आटा गूंदते सब्जी छौंकते चलाते भी मनोहर का मन बहलाए रखने को यहाँ ही वहाँ की बातें करते, उससे पहाड़े और कविताएं सुनते। निरंतर जी तोड़ यही कोशिश की सन्नाटे और खालीपन के एहसास से कहीं उसका बाल मन टूट ना जाए। अब तो बस बच्चे को देखना है, उनका क्या, ऐसे ही मन समझाते बुझाते ज़िंदगी कट जाएगी। और इस तरह सुबह से रात तक अपने को समझाते ज़िंदगी फुसलाते चले जाने का जो सिलसिला शुरू होता, वो अंदर बाहर की उदास खामोशी ढोते ढोते रात तक परास्त कर देता। लेकिन सुबह उठकर फिर उसी सन्नाटे को ढोते ठेलते काम निपटाने का सिलसिला शुरू हो जाता। फिर सुबह फिर रात, जिंदगी मौत से भी खामोश निस्पंद होती चली गई। सिलसिले और भी खामोश हो गए जब मनोहर को पढ़ाई के लिए बोर्डिंग में भेज दिया। बच्चा है, 4 मित्र सहपाठियों के बीच इसका अकेलापन दूर होगा, मन बहलेगा। पढ़ाई लिखाई खेल कूद हंसी दिल्लगी के बीच जीने की बात ही और है। बाजार में मिलने वाला सबसे अच्छा बैग, नया बकस, जूते कपड़े सब सहेज के उसे हॉस्टल पहुंचाए थे। खाने के लिए भी जो कुछ भी हो सका बाजार से खरीद कर साथ बांध दिया। माँ होती तो जाने क्या कुछ बना कर देती। बहुत बहुत सीखें, आशीर्वाद देकर लौट आए वापस उसी घर में। उसका अकेलापन दूर कर अपना और बढ़ा है, और मन था कि बदलता था न बहलता था।
इस कोठरी से उस कोठरी तक सूनेपन के अथाह सैलाब के बीच डूबता चीजता चला जाता था निरंतर। बाबूजी खाना खा लीजिए, नहीं तो अंधेरा होने पर आपको दिखता नहीं, टिकाना पड़ता है। बहू थी। हाँ, मोतियाबिंद के मरीज को यही परेशानी। शरीर तो जैसा भी है ठीक है, आंखें ही ज़्यादा धोखेबाज निकली। अब तो दूसरी पर भी असर आने लगा है। डॉक्टर कहते हैं पक जाने दीजिए, जलफला दिखता रहे तभी ऑपरेशन हो जाएगा तो ठीक। पर ऑपरेशन भी हफ्ते डेढ़ हफ्ते पूरी साथ संभाल तीमारदारी कैसे हो पाएगी? डॉक्टर भी कहते हैं आंखों वाली बात है, क्या करें। ये सब तो दो चार आदमियों की राय बात और मदद से ही होता है। किससे कैसे पता करें? हाँ, मनोहर से ही। पर अच्छा नहीं लगता ना, अपने बारे में अपने को लेकर कुछ कहना पूछना। और वो रहता भी कहाँ है? महीने के 10 दिन दौरे पर, हफ्ते के 3 दिन क्लब, फिर पार्टियाँ, दावतें और यार दोस्तों का जमघट। एक दो बार बहू से ही ज़्यादा सख्त झड़प हो गई थी, इसलिए दौरे पर यानी डाक बंगले में रहने की अवधि बढ़ गई। यार दोस्त भी वहीं आमंत्रित हो जाते, वहाँ और भी बहुत सी चीज़ों की खुली छूट रहती है ना। यूँ भी घर पर डाक बंगले वाली बात कहाँ। सोचा नहीं था कि मानिकपुर वाली भौजी आ जाएंगी। यूं ही एक दिन मन घबराया तो एक पोस्ट कार्ड डाल दिया था। आंखों वाली बात ना होती तो ना लिखते, पर यही सोच सोच कर घबराहट बढ़ जाती कि कहीं ये रही सही रोशनी भी चली गई तो ये दोहरा अंधेरा कैसे कट पाएगा। वैसे भौजी ना भी आती तो कुछ कह नहीं सकते थे, ऐसी कोई अपनी सगी भी नहीं ठहरी। बचपन की बात और थी, बड़ा सा परिवार था और सब एक दूसरे के साथ सुख दुख के बराबर के हिस्सेदार। चूल्हे की लप लप आँच में फैली फैली सिंदूरी बिंदी वाला माथा पोंछती पोंछती वे सारे घर की रोटियां सेकती थीं। बरसों बाद इस उम्र में किसी के पैर छुए। भौजी ने देखा अपने सामने ही बच्चे से जवान, अधेड़ और अब असमय बूढ़े हो गए उनको। जलफली आंखों के पार झांकती पहचान को। बोली कुछ नहीं, होठों के बीच किनारदार धोती का छोर भींचे बैठी रोती रहीं। हाँ, अब वे संभाल देंगी, जिंदगी में दूसरा अंधेरा न छाने पाएगा। अस्पताल में आंखों पर हरी पट्टी बंधी है। कुछ टटोलने या अंदाजने की कोशिश करते ही वे लपक कर आ जाती हैं। क्या चाहिए, पानी? ये लो। हाँ, मूंग की खिचड़ी है। देरी हो रही थी ना, सो इसी में टमाटर और जरा सी लौकी डाल दी। और क्या डाला? बस जरा से अच्छे घी में हींग जीरे का बघार दे दिया। अब तुम घी का ही सोचकर मत परेशान होने लगो, मैं लाई थी अपने साथ गांव से। जानती थी आँख के जख्म के लिए इससे ज़्यादा फ़ायदा सच्चा घी से ही होता है। नहीं, अभी 2-3 दिन रात में जाऊंगी नहीं। अरे मुझे कोई डॉक्टर कुछ नहीं कहेगा, चुपचाप यहीं ज़मीन पर कंबल बिछाकर पड़ी रहूंगी। सुबह तुम्हें दातुन कुल्ला कराकर यहीं दुकान से दूध ले आके पिला दूंगी, तब जाऊंगी। देरी मुझे? अरे मुझे तो वैसे भी नहाते धोते पूजा पाठ करते 10 बजते हैं। लो भी, कलछुल भर तो है, खाकर ख़त्म करो। हाँ, ये हलवा। हाँ हाँ, डॉक्टर से पूछा है। तुम्हें मंझले चाचा की याद है? उनकी आँख का ऑपरेशन हुआ था, रोज़ 100 ग्राम कमलगट्टे का हलवा बनकर जाता था। कल हो सका तो बना कर लाऊंगी। कितना सुस्ताऊंगी घर जाकर भी, कौन सा कोल्हू पेरती हूँ यहाँ। ठहरो, माथे पर तेल दाब देती हूँ। पट्टी खुलने के बाद भी बिना नागा सिर पर तेल रोज़ रखना, खुद ही रख लिया करना। यह आँख बड़ी नियामत है। इस तरह दिन रात पट्टी बंधे बंधे तड़फड़ाहट होती होएगी ना। आंखें रहते दिन रात घुप अंधेरा, ना पढ़ लिख सके आदमी ना कुछ देखी। इसी से तो यहाँ वहाँ की बात करती हूँ कि तुम्हारा जी कुछ बदले। नहीं तो मेरे पास कहने बोलने को है ही क्या। एक गूंगी ठूठ जिंदगी, यूं ही बेवजह जीते चले जाने वाली। नहीं, ऐसा नहीं कि कभी तुम्हारा ख्याल ना आया हो। तुम्हारी हारी अकेली ज़िंदगी को सोचती तो जी अंदर से कचोट उठता। पर जानते हो, 26 साल की अकेली बेवा अपनी मर्जी से पाँव बाहर नहीं निकाल सकती ना, वो भी अकेले निचाट मर्द की पनाह में। बस इसी से नहीं आ सकी। सोच कर समझा लेती, 1-2 साल में घर बस जाएगा, दुनिया बदल जाएगी तुम्हारी। क्या जानती थी कि ऐसे जोगी बिरागी से ज़िंदगी गुजार दोगे। औलाद के लिए ही ना, अपनी समूची दुनिया ही सन्नाटी कर दी। चलो, तुम्हारी ज़िंदगी का कोई सरोकार तो रहा, मेरी तरह तो नहीं कि अपनी ज़िंदगी पर अपना ही हक नहीं। वही गूंगी बे आवाज़ सपाट। चलो, अच्छा हुआ इस तरह तुम्हारे पास आ गई, जैसे गूंगी अहिल्या का 2 घड़ी को ही सही उद्धार हो गया। किनारदार साड़ी का छोर भीगने लगा था। देख नहीं सकते थे ना, पर माथे पर रखी उस हथेली कलाई को छूकर सांत्वना दे गए थे।
बहुत सी जिंदगियां सूनी हैं। वे एक दूसरे का दुख तो कह सुनकर बांट ही सकते हैं। कहेंगे कि पट्टी खुलने के बाद भी कुछ दिन रुक जाएं, और जाते समय जैसे भी हो मनोहर से कहकर एक सफ़ेद किनारदार धोती। इतनी लंबी उचाट जिंदगी को शायद ही कभी भेंट मिली हो। अस्पताल से छुट्टी हो गई। उसी दिन टेक टेक कर घर आ गए। कैसे हैं बाबूजी आप? ठीक, आओ बैठो। टटोलने की आदत सी पड़ गई थी। ठीक है, आप बैठे रहिए। बस एक हफ्ते में चलने फिरने लायक हो जाएंगे। फिर अब तो घर में ही हैं, परेशानी नहीं होगी। हाँ और क्या। तो इस इतवार वे ताई का टिकट मंगवाए देता हूँ। हैं? क्यों? क्यों क्या? ताई को भी तो उनके घर भिजवाना है। आपने उन्हें अस्पताल में संभालने के लिए ही बुलवाया था ना, सो सब उन्होंने संभाल ही दिया। हाँ हाँ, पर वे अटके, फिर संभल गए। यही सोचता था जरा कुछ दिन और। कुछ दिन और क्यों? अब तो ऑपरेशन हो गया, अस्पताल से छुट्टी भी हो गई। समझ में नहीं आता अब क्या परेशानी है आपको। लेकिन आप हैं कि कुछ ऊंचा नीचा सोचते ही नहीं। जहाँ तक नाश्ते खाने का सवाल है, आपको टाइम से पहुँच ही जाता है। अब आप बूढ़े हुए, भजन पूजा में ध्यान लगाइए। सामान बांध लिया सब? हाँ। देख संभाल लो, कुछ छूटा तो नहीं? नहीं, छूटने को क्या और बांधने को क्या। हाँ ठीक कहती हो। पट्टी खुले तो राजी खुशी लिखना। लिखूंगा। बाकी जिंदगी के लिए आंखों की जोत सहेजी है तुमने। ताई आप तैयार हैं? रिक्शा मंगवाऊं क्या? हाँ मंगवाओ भैया। अचानक वे हरी पट्टी बांधे टटोलते हुए उठे। तख्त के नीचे से अपनी पुरानी संदूक खींची और टटोलते टटोलते ही संदूक के ऊपर रखे अपने कपड़े, अचकन, गुलूबंद एक तरफ सरकाते गए। फिर हाथों में कुछ निकाल कर उन्हें पुकारा। भौजी जरा यहाँ आना, देखो तो ये क्या है। भौजी हैरानी से उन्हें देखते हुए बोली, जनानी धोती है, कासनी टंगी हुई। हाँ ये रेवती की साड़ी है, और ये देखो बटुआ है, रेवती के हाथ का बना हुआ। ये तुम अपने पास रख लो। कुछ लम्हे यूं ही संदूक के सामने बैठे रहे, फिर बोले, ये सब रेवती की चीज़ें हैं। जाने क्यों सालों से इन्हें यूं ही सहेजता चला आया हूँ। साड़ी 2-4 बार धो लोगी तो उजली हो जाएगी, पहन डालना। समझ लो, इससे बड़ी सौगात मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता। रिक्शा आ गया, किसी ने आंगन से आवाज़ लगाई। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सूर्य बालाजी की लिखी हुई एक हृदय स्पर्शी कहानी सौगात। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।